मुझे ये रुखसती किसी कीमत पर नहीं करनी, चाहे उसके लिए वो दादा पोता मुझे तहखाने में बंद कर दें या फिर गला दबा दें। ये रुखसती तो नहीं करूँगी। वो मुझे यहाँ की बाकी औरतों की तरह अपना गुलाम समझने की गलती नहीं कर सकते। समारा को तैयार करने के लिए कमरे में लाया गया था, जहाँ अर्धशेर की कज़न्स और चच्ची पुप्पो भी मौजूद थी। आप इस हवेली में हमारी मदद करने की गर्ज से आई थी ना, मगर अब आप अपनी जान बचाने के लिए अपने किए से पीछे हट रही हैं, बिल्कुल पहले आए लोगों की तरह। नूरीन ने उसके मुकाबलाते उसे समझाना चाहा था। समारा ने उसकी बात पर नासमझी से उसे घूरा था। मैं समझी नहीं, मैंने इनकार कब किया है आप लोगों की मदद करने से? समारा को नूरीन की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब थी। उसे लग रहा था वो किसी भी सेकंड बेहोश होकर गिर जाएगी। आप अगर ये रुखसती कर लेती हैं तो आप यहाँ वडेरा साईं की बीवी होने के नाते यहाँ की वडेरनी होंगी और हमारे बीच रहकर आराम से हमारी मदद कर सकती हैं। अगर आपने इस रुखसती से इनकार कर दिया तो दादा साईं आपको ज़्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं देंगे। निगार ने उसे नहायत ही तहम्मुल से सारी बात समझाई थी, जिस पर वो शदीद जज्बातीपन में ध्यान नहीं कर पाई थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। समारा की बात पर उन सब ख़वातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उन्हें अपनी ये मासूम और प्यारी सी हमदर्द दिल की मालकिन वडेरनी बहुत पसंद आई थी। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाए ना, किसी वक्त भी अदा साईं की तरफ से बुलावा आ सकता है। उसके मान जाने पर वह सब उसे तैयार करने में जुट गई थी। कोई उसकी मेहंदी लगा रहा था तो कोई इसका हेयर स्टाइल बनाना शुरू हो चुकी थी। समारा उन सब की कोशिशें देख अजियत से मुस्कुरा दी थी। उसका ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था उस संगदिल और जालिम शख्स की शक्ल भी देखने को, मगर उसे इन लोगों की बात ठीक लगी थी। यहाँ रहने का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता था, और इस तरह वो अर्देशेर मक्सी से भी अपनी हर अजियत का बदला ले सकती थी, उसे भी इतना ही डर पाकर। कुछ ही देर में उसका पूर अर्देशेर मक्सी के लिए सजा दिया गया था। समायरा आईने में नजर आता अपना अक्स देख कितने ही लम्हे खुद को पहचान ही नहीं पाई थी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन लग रही थी। उसका ये क़यामत ख़ेज़ हुस्न अर्देशेर मक्सी के दिल पर बिजलियाँ गिराने वाला था। वहाँ की कुछ रस्में की गई थीं, जिनमें आखिर में अल्लाह बख्श मक्सी ने आकर उसके सर पर हाथ फेर कर नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ उसके ऊपर से वार कर न जाने कौन सी रस्म की थी। समायरा ने उनके सलाम तक का जवाब नहीं दिया था। वो बिल्कुल स्टैचू बनकर बैठी रही थी। अर्धशेर ने उस तरफ आने की जहमत भी नहीं की थी। समायरा के दिल पर उसकी ये एक एक ज़्यादती हमेशा हमेशा के लिए रकम होती जा रही थी। वो इस शख्स को कोई भी ज़्यादती माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। वो शदीद गुस्से के ज़ेरे असर दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि यहाँ की औरतों को इंसाफ दिलाने के बाद वो अर्धशेर मक्सी की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी, इतनी दूर के खुद भी चाहेगी तब भी वापस नहीं लौट पाएगी। अदी आओ, निगार ने गुमसुम बैठी समायरा का हाथ थामकर उसे अर्धशेर के कमरे की जानिब ले जाना चाहा था। समायरा ने अपने बुरी तरह चकराते सर को एक हाथ से थामते दूसरा हाथ उसे थमा दिया था। भाभी, मैं जानती हूँ आप अदा साईं से बहुत नाराज़ हैं, मगर प्लीज़ अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा रखना। अदा साईं दादा साईं से ज़्यादा गुस्से वाले हैं। आप कोशिश करना उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो पाए। उनसे नरमी से बात करेंगी तो ही गुजारा हो पाएगा। नगार उसे संभाल कर अर्धशेर के कमरे में ले जाते मुखलसाना लहजे में समझाते हुए बोली, मगर समायरा की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। वो उसकी बातें ठीक से सुन ही नहीं रही थी। जवाब कैसे दे पाती? नगार उसे अर्धशेर के बेड पर बिठाती फ़ौरन बाहर निकल गई थी। उसे वहाँ ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं थी। समायरा से इस अरूसी लिबास और भारी जेवरात का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। निगार के जाते ही वो बेड से उठी थी। उसका सर ज़ोर से चकराया था। वो मुश्किल खुद को संभालते वो ड्रेसिंग टेबल तक पहुँची थी। दुपट्टे पर लगी पिन्स उतारते उसने खुद को दुपट्टे के भारी बोझ से आज़ाद किया था। जेवरात उतारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसका दिल जोर से धड़क उठा था। जैसे अर्धशेर ने रुखसती की रस्म में शिरकत नहीं की थी, वैसे ही वो उसे अपना ये रूप दिखाने के हक़ में नहीं थी। मगर इतनी जल्दी अर्धशेर को अंदर आता देख उसके सारे अरमान धड़े के धड़े रह गए थे। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें यहाँ मेरे लिए भेजा गया। मेरी इजाज़त के बगैर तुम अपना ये रूप नहीं बदल सकती। अर्धशेर की भारी सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी थी, जिस पर ज़रा भी कोई रद्द अमल देते समायरा दुपट्टे के बाद अब अपनी गर्दन से भारी हार निकालने में मसरूफ़ रही थी। जब खुद को यूं नज़रअंदाज किए जाने पर अर्धशेर गुस्से से आगे बढ़ता उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब खींच गया था। समायरा इस अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, सीधा उसके चौड़े सीने से जा टकराई थी। उसका सर पहले ही बुरी तरह चकरा रहा था। अर्धशेर के इस जारहाना झटके पर पूरा कमरा उसकी निगाहों में घूमने लगा था। अगर वो बर वक्त अर्धशेर के कंधे को ना थाम लेती तो उसका ज़मीन बोस होना यकीनी था। अर्धशेर ने उसे संभालने के लिए सहारा नहीं दिया था। समायरा की आंखों से आंसू टपके थे। वो इस संगदिल के सामने नहीं रोना चाहती थी, जो उसके आंसुओं को नाटक से ज़्यादा कुछ न समझता।
मगर इस शख्स की सख्त मेहरी की वजह से वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल खो चुकी थी। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, आपको इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब आपको छोड़कर बहुत दूर चली जाऊँगी तो आप बहुत पछताएंगे, लेकिन फिर मैं वापस नहीं आऊँगी। समारा इस वक्त हवासों में नहीं थी, इसलिए उसके सीने पर अपना सर रखते वो आंसू बहाते शिकवा करते बोली थी। अगर वो हवासों में होती तो ऐसा कभी ना करते, क्योंकि वो यहाँ आने से पहले खुद से ये अहद कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अर्धशेर मक्सी के करीब नहीं जाएगी और ना उसे अपने करीब आने देगी। उसकी भीगी आवाज़ और बुखार से तपते वजूद को अपने बाजू के हसार में लेते अर्धशेर उसे अपने सीने में भींच गया था। तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, लेकिन अभी तुमसे ऐसा रवैया रखना मेरी मजबूरी है मेरी जान। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। जो आज मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अर्धशेर उसके खुशबुओं बिखेरते नाजुक वजूद को अपने मजबूत हसार में भींचते पूरी तरह खुद में समेट गया था। उसके मुंह से निकलने वाले मोहब्बत भरे अल्फाज सुनने से पहले ही होशो खुद से बेगाना होते समायरा का सर उसके कंधे पर एक जानिब लुढ़क गया था। अर्धशेर उसके नाजुक वजूद को नरमी से अपनी बाहों में उठाता बेड की जानिब बढ़ गया था। समायरा ने कसम साथ आंखें खोली थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया था कि वो है कहाँ, मगर अपने इर्द गिर्द फैली कलोन की महक पर उसने झटके से गर्दन मोड़कर दाएं जानिब देखा था। वो अर्धशेर के बाजू के हसार में लेटी उसके सीने से लगी हुई थी और वो मसरूफ बहुत ही आसूदगी भरी गहरी नींद के जरिए से उसके घने बालों में चेहरा छुपाए हुए थे। इस कदर कुर्बत पर समायरा का चेहरा लाल अनाड़े हुआ था। उसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। उसके वजूद पर ज्वेलरी का नामो निशान नहीं था। वो इस वक्त इंतहाई आरामदेह लिबास से तन के रात वाले हुलिये से एकदम मुख्तलिफ हुलिये में थे। ये बात सोचते ही उसका दिल की धड़कनें मजीद जोर पकड़ चुकी थी। अर्धशेर की गर्म सांस अपनी गर्दन पर महसूस करते उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या ये हकीकत थी या वो वाकई अर्धशर मक्सी के इतने करीब थी। जो शख्स कल तक उससे अपनी इतनी नफरत जाहिर कर रहा था, आज उसे इतनी मोहब्बत से अपने सीने से लगाकर कैसे सो सकता था। लेकिन जो भी था, समारा के शख्स से गुस्सा और नाराज़गी हनूस बरकरार थे। वो अपने साथ हुई ज़्यादती किसी कीमत पर भूल नहीं सकते थे। समारा ने अपने पेट पर रखा अर्धशेर का बाजू हटाना चाहा था। वो नहीं चाहते थे कि अर्धशेर जागे, इसलिए नहायत एहतियात से उसका बाजू हटाना चाहा था। मगर वो नहीं जानते थे कि अर्धशेर तो उसके साथ ही बेदार हो चुका था। समायरा ने जैसे उसका हाथ हटाना चाहा, अर्धशेर ने उसके पेट पर अपने हाथ की गिरफ्त मजीद मजबूत करता उसे खुद से करीब तर कर गया था। समायरा की जान हलक में अटकी थी। अर्धशेर की गर्म सांसों से उसे अपनी गर्दन दहकती महसूस हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। समायरा उसकी गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, मगर अर्धशेर इतनी जल्दी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। बीवी के करीब आना बदतमीजी के ज़मरे में कब से आने लगा। अर्धशेर के बोलने पर समारा की गर्दन पर रखे उसके होंठों की मूवमेंट पर वो जी जान से लरज़ उठे थे। वह सोच भी नहीं सकती थी सुबह सुबह ऐसे किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। आप जैसे नफ्स के भूखे शख्स को बीवी की ज़रूरत सिर्फ रात के अंधेरे और बंद कमरों ही में ही पेश आती है। समारा उसे गुस्सा दिलाकर दूर होने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन अर्धशेर उसकी बात को ज़रा सा भी सीरियसली मुस्कुरा दिया था। जितनी ज़्यादती वो इस लड़के के साथ कर चुका था और मज़ीद आगे करने वाला था, उसके जवाब में उसकी शेरनी का ये रिएक्शन तो बहुत आम सी बात थी। इसीलिए बीवी को चाहिए कि शौहर के नफ्स की प्यास बिना लड़े आराम से बुझा दे। अर्धशेर उसकी बात को उल्टा जवाब देता, उसकी गर्दन पर अपने होंठों का शिद्दत भरा लम्स छोड़ता उसके चौथा तबक रोशन कर गया था। आई हेट यू वडेरा अर्धशेर मक्सी। वो खुद को उससे आज़ाद करवाने की कोशिश करते चिल्लाई थी। तुम जितना चिल्लाओगे तुम्हें तंग करने में मुझे उतना ही मज़ा आएगा। अर्धशेर उसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेता उस पर झुका था और अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता वो उसके होंठों के ऊपरी तिल पर झुका था और पूरी शिद्दत से अपना लम्स छोड़ता चला गया था। समायरा पल भर के लिए साकत हुई थी। अर्धशेर जिस नरमी और अकीदत से उसे छू रहा था, उसमें कल के रवैये का शायबा तक नहीं था। वही नरमी और मोहब्बत थी जो उसके करीब आते अर्धशेर का खासा रही थी। उसके होंठों की नरमाहटों को महसूस करता अर्धशेर उसके ऊपर से हट गया था। वो उसे मजीद तंग करके मजीद खफा नहीं करना चाहता था। समायरा ने बिना शर्ट के बुनियान से झांकते उसके कसरती बाजुओं को घूरा था। वो अर्धशेर का रवैया समझ नहीं पा रही थी। अर्धशेर को ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ता देख वो अपनी जगह से उठी थी। रात को उसने अरूसी जोड़ा जेब तन कर रखा था, मगर इस
वक़्त वो सादा से पिंक लिबास में मलबूस थी। अपने हुलिया को देख उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था, मगर वो अर्धशेर से इस बारे में कोई भी सवाल करके उसे दोबारा छेड़ना नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया था वो उसे अब बिल्कुल भी मुखातिब नहीं करेगी, जितना हो सके उससे दूर ही रहेगी। इसमें उसी की बेहतरी थी। समारा अर्धशेर के ड्रेसिंग रूम में आने से वापस आने से पहले ही अपने कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई थी, जो कल शाम ही मुलाजमीन ने अर्धशेर के रूम में उसके सेट कर दिए थे। अर्धशेर का वॉशरूम ही इतना आलीशान था कि वो अपने रूम के बराबर इस वॉशरूम में आराम से चंद घंटे बैठ सकती थी। पूरे 3 घंटे बाद जब उसे अर्धशेर के रूम से निकल जाने का यकीन हो गया तो उसने गीले बालों को टॉवल में लपेटते वॉशरूम का दरवाज़ा हल्का सा वां करते बाहर झांका था। पूरा कमरा उसे खाली पड़ा दिखाई दिया था। समारा सुख का सांस लेती वॉशरूम से निकल आई थी। मैरून कलर के शिफॉन कामदार लिबास में वो अपने मुतनासिब सरापे के साथ सादगी में भी नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। यहाँ मौजूद सभी ड्रेसेस में ये ड्रेस उसे बाकियों से कम हैवी लगा था। जल्दी जल्दी बालों को ड्रायर से खुश्क करते उन्हें चुटिया में लपेटकर वो रूम से बाहर आ गई थी। उसका रुख खवातीन वाली साइड की जानिब था। वो पक्का इरादा कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अब अर्धशेर के रूम में किसी सूरत नहीं जाएगी। माशाल्लाह भाभी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप, अल्लाह नज़र बद से बचाए। सबसे पहले निगार ही उसे उठकर मिली थी। मामूल के मुताबिक सब खवातीन ड्राइंग रूम में ही जमा थी। वैसे अदा सही बहुत खुशगवार मूड में बाहर गए हैं। मैंने आज तक उन्हें इतने अच्छे मूड में कभी नहीं देखा। नूरीन मायने ख़ेज़ निगाहों से उसे देखते छेड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है, फजूल मत बोलो। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों में बात तक नहीं हुई। सुमैरा ने नूरीन को खफकी से टोकते बाकी सबकी इश्तियाक भरी निगाहों पर उन्हें घूरा था। उसकी नज़रें बेचैनी से माविश को ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माविश कहाँ है? सुमैरा ने बिला आखिर पूछ ही लिया था। वो शायद किचन में है, अदा साईं के लिए नाश्ता बना रही है। निगार की बात पर समारा उन सबसे एक्सक्यूज़ करती किचन की जाने बढ़ गई थी, जहां माविश पूरी मोहब्बत और दिलजमी के साथ अर्धशेर के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। तुम्हें अर्धशेर पर गुस्सा नहीं है कि उन्होंने मुझसे शादी कर ली? समारा उसके करीब आती सर्द लहजे में बोली थी। उसे समझ आ चुकी थी कि अर्धशेर के साथ रहने वाला हर शख्स उसे बेवकूफ़ बना रहा था, जिसमें ये लड़की सरे फहरिस्त थी। मैं वडेरा साईं पर गुस्सा क्यों होंगी यदि? मेरी ऐसी क्या मजाल? और आप तो वैसे भी साईं की पहली बीवी हैं, मुझसे ज़्यादा आपका हक है साईं पर। माविश चेहरे पर एक शिकन भी लाए बगैर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ रही थी। तुम मोहब्बत करती हो उनसे? समायरा ने जांचती निगाहों से उसे घूरा था। जी बहुत ज़्यादा। वडेरा साईं हैं ही इतने अच्छे, भला उनसे मोहब्बत किसको नहीं होगी? माविश ने खुशी से जगमगाते चेहरे के साथ उसे जवाब दिया था। समायरा का दिल जल भुन कर रह गया था। और वो क्या कहते हैं तुमसे? क्या वो भी मोहब्बत करते हैं तुमसे? समायरा ने मुठियां भींच से बहुत मुश्किल से ये सवाल पूछा था। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, अब मैं उनकी बातें आपको तो नहीं बता सकती। बहुत मोहब्बत करते हैं साईं मुझसे, उनकी मोहब्बत की वजह से ही तो मैं यहाँ हंसी खुशी रह रही हूँ, वरना बनी में आई लड़की के साथ तो जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। अल्लाह साईं जैसा शोहर हर किसी को दे। माविश अर्धशेर की तारीफ में और भी न जाने क्या क्या कसीदे पढ़ रही थी, मगर समारा की हिम्मत नहीं थी मज़ीद कुछ भी सुनने की। उसकी मोहब्बत पर सिर्फ उसका हक था। उसे अर्धशेर पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं था, खजा के उसके जितना हक किसी को मिलता। उसका गुस्सा हर गुजरते लम्हे के साथ अर्धशेर पर मज़ीद बढ़ता जा रहा था। वो जल्दी से माविश के पास से निकल आई थी। उसको जाता देख माविश ने जल्दी से अपने पास पोशीदा रखा मोबाइल निकाल कर एक मखसूस नंबर डायल किया था। आंखों में आए आंसुओं को पीछे धकेलती वो वापस अर्धशेर के रूम में आई थी, जहाँ उसके बाकी सामान में उसका मोबाइल मौजूद था। रूम का दरवाज़ा लॉक करते उसने जल्दी से मोबाइल निकाल कर निगत बेगम का नंबर डायल किया था। मामा। अर्धशेर से रिश्ता तय हो जाने के बाद से निगत बेगम की ख्वाहिश पर वो उन्हें मामा कहकर ही पुकारती थी। क्या हुआ मेरी जान, अब रो क्यों रही हो? समायरा की सिसकी सुनते ही दूसरी जाने बैठे निकट बेगम तड़प उठी थी। मामा, आपके बेटे को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। बेवफाई की है उन्होंने मुझसे। धोखेबाज मुझे बोलते हैं, धोखा उन्होंने दिया है मुझे। कोई मोहब्बत नहीं है उन्हें मुझसे। मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि इस हवेली में कैद होकर उनके खिलाफ कुछ ना कर सकूं। वो मोहब्बत सिर्फ अपनी दूसरी बीवी माविश से करते हैं। समायरा आंसुओं के दरमियान बुरी तरह रोते निकट बेगम को अपना हाल दिल बताने लगी थी। इस बात से अनजान के उसके पीछे उसका वही बेवफा महबूब बिना आवाज़ पैदा किए लाख खोलकर अंदर आ चुका है।
बेटा अब कूल डाउन हो जाओ, रोना बंद करो और मेरी एक बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। अर्धशेठ सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है, आपके अलावा उसकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आ सकती। निकत बेगम उसे और भी मज़ीद कुछ कह रही थी जब किसी एहसास के तहत उसने पलट कर देखा था और कुछ ही फासले पर खड़े अर्धशेठ को देख वो अपनी जगह सुन्न हुई थी। आप वो अर्धशेर के चेहरे का सर्दपन और नाकाबिल फ़हम तासुरात बता रहे थे कि वो उसकी सारी बातें सुन भी चुका है और दूसरी जानिब मौजूद इंसान से भी बाखबर हो चुका है। मैं जब भी तुम्हारी गलतियां भुलाकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो जिस बात से मुझे शदीद नफरत है। अर्धशेर को अपनी जानिब पेशकदमी करता देख समारा उल्टे कदमों पीछे की जानिब बढ़ी थी। मैं अपने मामलात में आपकी पाबंद नहीं हूँ और कम अज़ कम मैंने आपकी तरह बेवफाई तो नहीं की। समारा मोबाइल ऑफ करके अपने हाथ को कमर के पीछे ले जाते उसकी निगाहों से पोशीदा कर गई थी, मगर अर्धशेर इतना बेखबर बिल्कुल भी नहीं था जितना वो उसे समझ रही थी। अर्धशेर ने उसकी कमर में बाजू हमायल करते उसे अपनी जानिब खींचा था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पाबंद हो, तुम्हारी सांस सांस पर मेरी ताबे है, तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा, वरना। अर्धशेर का हाथ उसकी थोड़ी से होता उसकी गर्दन पर बने तिल पर जा ठहरा था। समारा की लरजती पलकों और उनके ऊपर बने स्याह तिल अर्धशेर का करार लूटने लगे थे। ये लड़की उसका नशा थी जिसके बगैर वो 5 साल भटकता रहा था। अब जब वो उसके इतने पास थी तो वो कोशिश के बावजूद खुद पर जब्त के पहरे नहीं बिठा पा रहा था। ये मोबाइल मुझे दे दो, तुम हवेली में रहकर बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। अर्धशेर ने हाथ बढ़ाकर समारा से मोबाइल मांगा था जो उसने अपनी मुट्ठी को मज़ीद सख्ती से खींचते उसकी बाहों से दूर करना चाहा था। जब अर्धशेर ने उसके गिर्द दोनों तरफ से अपनी बाहों का हिसार कायम करते उसे पूरी तरह अपनी मजबूत बाहों में कैद किया था। अर्धशेर प्लीज़, समारा उसका नाम पुकारते चिल्लाई थी। वो दोनों इस खींचातानी में इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के इस कदर कुर्बत का एहसास होते ही समारा का चेहरा लाल हुआ था। उसकी हालत देख अर्धशेर उससे मोबाइल लेने का इरादा तर्क कर चुका था, मगर समारा की बहुत करीब से सुनाई देती फूली सांसें अर्धशेर मक्सी को एक अजीब सा सरूर बख्श रही थी। इस लड़की के साथ गुजारा एक एक पल उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल होते थे। स्टे इन योर लिमिट्स मिस्टर अर्धशेर मक्सी, वरना क्या कर लेंगे आप? मेरा कुछ बिगाड़ना रह गया है क्या? मेरी ज़िंदगी और दिल तो उजाड़ ही चुके हैं आप। समारा उसकी बोलती अपने शहर में जगड़ती कुर्बत से घबराते गुस्से से चिल्लाई थी। वो अभी मज़ीद कुछ कह रही थी जब अर्धशेर उसके बालों में उंगलियां फंसाता उसके होंठों पर झुकता उसके बाकी के अल्फाज अपनी सांसों में उतारता चला गया था। समारा उसकी इस शिद्दत पसंदी पर कपकपाते वजूद के साथ उसके गिरेबान को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ गई थी। न जाने कितनी ही देर वो उसकी सांसों की महक अपने अंदर उतारते अपनी पिछले 5 सालों की प्यास बुझाने लगा था। जब समारा की फूलती सांसों को महसूस करते आखिरकार उस पर रहम खाते अर्धशेर ने उसके होंठों को आज़ादी बख्श दी थी। समारा गहरे गहरे सांस हवा में खारिज करती गिरने के खौफ से अर्धशेर के सीने पर अपना सर टकाते खुद को नॉर्मल करने लगी थी। दोबारा मुझे मेरी लिमिट्स बताने की कोशिश मत ही करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात दिल उजाड़ने की, तो किसने किसका दिल उजाड़ा है इस बात का फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। अर्धशेर उससे ज़्यादा बख्शता पीछे हटा था। समारा का चेहरा शर्म और खफत से लाल पड़ चुका था। उसके हाथों पैरों की लर्जिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी, मगर वो अर्धशेर से अपना हिसाब लिए बगैर उसे जाने नहीं देना चाहती थी। माविज से क्या रिश्ता है आपका? समारा उसके दूर होने पर वापस उसे उसके गिरबान से मुट्ठियों में जकड़ती उसे अपने करीब कर गई थी। ये बात उसके अंदर आग लगा रही थी। बीवी है वो मेरी, पूरी दुनिया जानती है। अर्धशेर ने उसकी नोज़पिन पर अपने लब रखे थे। उसकी बात पर समारा की आंखों से एक बार फिर आंसू जारी हो चुके थे। उसका गिरेबान छोड़ते वो पीछे हट गई थी। सिर्फ यही पूछना था। अर्धशेर उसके रुख मोड़ने पर उसके सामने आया था। वो इस वक्त इस पागल लड़की को कुछ नहीं बता सकता था, मगर उसके बहते आंसू अर्धशेर को अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। जी, सबारा ने इस्बात में सर हिलाते रूम से बाहर जाना चाहा था। मेरे साथ बाहर चलोगी? अर्धशेर ने उसके आंसू पोंछते साथ आने की ऑफ़र की थी। नहीं, अपनी चहेती बीवी को लेकर जाएं जो आपके लिए नाश्ता बना रही थी। समारा को माविश का अर्धशेर के लिए नाश्ता बनाना भी अच्छा नहीं लगा था, मगर मैं अपनी पहली बीवी के साथ ही बाहर जाना चाहता हूँ। अर्धशेर उसे मजीद कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर उसका हाथ थामे रूम से निकल आया था। ड्राइंग रूम में मौजूद तमाम खवातीन ने मुस्कुराते निगाहों से समारा की जानिब देखा था। सबके लिए ये नज़ारा इंतहाई खुशकुन था। आज तक उनके मर्दों में से किसी ने अपनी बीवी को इतनी इज्जत नहीं दी थी कि यूं हाथ पकड़ कर सबके सामने बाहर लेकर जाए। ऐसा कारनामा अर्धशेर मक्सी का सरंजाम दे सकता था, वो भी अपनी महबूब बीवी की खातिर।
सही नाश्ता। माविश जल्दी से किचन से ट्रे लेकर निकलती उसके सामने आई थी। तुम कर लेना, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ। समारा के होंठों को मायने खेज निगाहों से देखता वो हवेली का गेट अबूर कर गया था। बर्तन खाने में बैठे बाकी मर्दों ने जहाँ अर्धशेर की अल्लाह बख्श मक्सी के सामने इस दीदा दिलेरी पर उसे दिल ही दिल में सराहा था, वहीं हमीद मक्सी और अल्लाह बख्श मक्सी ने समारा को मिलने वाली इतनी अहमियत पर नागवारी से ये सब देखा था। देख लिया आपने कैसे आपकी आंखों के सामने आपके पोते को ले गई ये शातिर लड़की। मैंने आपको पहले ही कहा है, अर्धशेर को इस लड़की के चुंगल से बचाने के लिए उसके पर काटने ही पड़ेंगे। अपने शोहर की संगत में बहुत उछल रही है, इसे इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। हमीद मक्सी जो सरबराही और ताकत के लालच में अपने बड़े भाई को कत्ल कर चुका था, अब उसकी बुरी नीयत अर्धशेर पर थी। अल्लाह बख्श मक्सी को मुख्तलिफ सबक पढ़ाकर वो पहले ही समायरा को अर्धशेर की ज़िंदगी से दूर करके अर्धशेर को इस हवेली से 5 साल दूर रखने में कामयाब हो चुका था। मगर अब की बार वो अर्धशेर को पूरी तरह से हराकर ना सिर्फ अल्लाह बख्श मक्सी को उससे बदजन करना चाहता था, बल्कि उससे सरबराही ही छीनना चाहता था। तुम कुछ भी नहीं करोगे, मुझे पता है मेरे पोते के लिए क्या ठीक है और क्या गलत। तुम उसके मामलात से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछली बार तो तुम्हें माफ़ कर दिया था, इस बार ऐसी कोई गलती की तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारे सीने में गोलियाँ उतारूँगा। अल्लाह बख्श मक्सी हमीद मक्सी के लहजे में मौजूद अर्धशेर के लिए नफरत महसूस करते उसे सख्ती से टोक गए थे, जबकि हमीद मक्सी उनके यूं इतनी अहम बात सबके सामने कर देने पर बौखलाहट का शिकार होते इर्द गिर्द देखने लगे थे कि किसी ने सुना या नहीं। अगर इस बात की ज़रा सी भनक अर्धशेर तक पहुंच भी जाती तो उसने उन्हें अगली सांस नहीं लेने देनी थी। माविश ने आपके लिए इतनी मोहब्बत से नाश्ता बनाया था, आपको करना चाहिए था। समायरा अर्धशेर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। वो दोनों इस वक्त अर्धशेर की जीप पर सवार थे, जिसमें तेज़ हवा की वजह से उसका दुपट्टा सर से उतरता बालों को बिखेर गया था। चेहरे को छूती उसकी बालों की लटें अर्धशेर के दिलो दिमाग पर एक खूबसूरत सा एहसास तारीख कर रहा था। अर्धशेर ने न जाने किस एहसास के ज़रिए असर बेध्यानी में समायरा का हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया था। समायरा ने निगाहें घुमाकर उसके वजीहा मगरूर चेहरे की जानिब देखा था। इस शख्स की इतनी ज़्यादतियों और बेमहरियों समेत वो उससे नफरत होना तो दूर की बात, एक लिमिट के ज़्यादा गुस्से भी नहीं कर पाई थी। बताया तो है, मैं अपना पसंदीदा नाश्ता कर चुका हूँ और ये नाश्ता ज़िंदगी भर के लिए रोज़ सुबह करना चाहता हूँ। अर्धशेर रोड पर निगाहें गाड़े मायने खेजी से बोला था, जबकि उसकी बात का मफहूम समझते समारा का चेहरा शर्म से लाल अंगारा हुआ था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? समारा ने पलटकर उसकी जानिब देखते उलझन भरी निगाहों से उसकी जानिब देखते पूछा था। क्या किया है मैंने? अर्धशेर ने पलटकर एक बार भी उसकी जानिब नहीं देखा था। आपके रवैये का यूँ एकदम बदल जाना मेरी समझ से बाहर है। आप तो मेरे धोखे का देने वजह से मुझसे नफरत करते थे ना। उसी नफरत और गुस्से में आकर आपने मुझे पूरे 4 घंटे 20 मिनट और 5 सेकंड के लिए तय खाने में बंद किया, ये जानते हुए कि मैं अंधेरे से किस कदर खौफज़दा होती हूँ। और फिर अगले ही दिन सुबह के रवैये का एकदम बदल जाना। हकीकत क्या है, कल रात से पहले वाली या कल रात के बाद की? समायरा ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश करते अपनी हर उलझन का सवाल पूछ लिया था। हकीकत वो है जो कल रात हम दोनों के बीच हुआ, सच वो है जो तुमने मेरे सीने पर रख कर मुझसे कहा, और उससे भी बड़ा सच वो है जो उसके जवाब में मैंने तुमसे इकरार किया। यही सच है, इसके सिवा कुछ भी सच नहीं है। अर्धशेर बहुत ही होशियारी के साथ कल रात का जिक्र करता उसके दिमाग को अच्छी तरह घुमा चुका था। क्या हुआ है रात को हमारे बीच? समारा तो ये बात फरामोशी कर गई थी। कल रात वो इसी शख्स के रहम करम पर थे, और सुबह जिस तरह वो बदले हुए लिबास के साथ उस शख्स के सीने से लगी पाई गई थी, ये बात सोचते समारा का दिल सो की सपेट पर धड़कने लगा था। अर्धशेर मक्सी जैसे बेबाक इंसान से वो किसी भी शय की उम्मीद कर सकते थे। वही हुआ था जो मियाँ बीवी के बीच होना चाहिए। अर्धशेर ने अपनी बात के जवाब में उसके तासुरात देख बमुश्किल अपना कहका रोका था। क्या? समायरा बस रो देने को थी। लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई के बाद सब सेट हुआ। वैसे तुम क्या समझ रही थी क्या हुआ होगा? अर्धशेर ने नॉर्मल अंदाज में कहता, आखिर में उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। समायरा के साथ उसे छोटी छोटी बातों पर तंग करता वो उसे ऐसे ही खुश रहता था। आज 5 साल बाद उसके चेहरे से सच्ची खुशी छलक रही थी। आपके लिए हर बात मजाक है ना? सिर्फ कभी बिना बात सुने रात के वक्त घर से निकाल देना, तहखाने में बंद कर देना, और कभी ऐसे ही उठकर रुखसती करवा लेना। आप तो मुझे यही लगता है आपने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं है। आपके लिए मैं कभी भी एक शोपीस से ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं रही। समायरा आंखों से बहते आंसुओं के साथ उससे शिकवा करते बोली थी। उसको यूं रोता देख अर्धशेर के दिल को कुछ हुआ था।
तुम अर्धशेर मक्सी के दिल में क्या मुकाम रखती हो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जिस दिन मेरे दिल में तुम्हें अपने मुकाम का अंदाज़ा होगा तुम दोबारा कभी ऐसा कुछ भी बोलने के बारे में सोचोगी भी नहीं। अर्धशेर एक मूड समायरा की बात पर सख्त ऑफ हो चुका था। वो जो कुछ कर रहा था वो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर वो अभी समायरा को कुछ भी बताकर उसके लिए पहले से मौजूद खतरे को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहता था। बीबी साईं आपको वडेरा साईं बुला रहे हैं अपने कमरे में। समारा उस दिन बाहर से लौटने के बाद 2 दिन से अर्धशेर के कमरे में नहीं गई थी। पहले तो अर्धशेर ने भी उसे नहीं बुलाया था, मगर अब जब मजीद उसे देखे बगैर नहीं रह पाया था उसने मुलाजमा के हाथों पे काम भिजवा दिया था। उनसे कह दो मैं बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकती। समारा ने हंसना को बढ़ाते लापरवाही से जवाब दिया था। ना मेरी थी, सर के साईं को यूँ मना नहीं करते, गुनाह मिलता है। जाओ शाबाश, अर्धशेर बाबा की बात सुन लो। वहाँ बैठी सब ख़वातीन समायरा के एकदम इनकार करने पर उसे देख कर रह गई थी। उन्हें समायरा की किस्मत पर रश्क आता था जो वो अर्धशेर जैसे शख्स से इतने नखरे उठवाती थी, और मिजाज के खिलाफ छोटी छोटी बात पर बिगड़ जाने वाला अर्धशेर मक्सी समायरा की हर गलती और जिद खंदा पेशानी से माफ़ कर देता था। वहाँ बैठी बल्कि इस बेगम की बात पर न चाहते हुए भी समायरा को उठना पड़ा था, वरना वो उस शख्स से सख्त नाराज़ थी जो उसे सीधे से कुछ नहीं बता रहा था, हर रोज़ कुछ नया करके उसे घुमा कर रख देता था। समायरा अर्धशेर के रूम की जानिब जा रही थी जब आगे से उसे बेहद खुशी से महाविश आती दिखाई दी थी। समायरा चाहने के बावजूद उसका खुशी से जगमगाता चेहरा नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। कहाँ से आ रही हो तुम? समायरा ने जानते बूझते सीने पर हाथ बांधे उसे घूरते हुए पूछा था। वो साईं के कमरे से आ रही हूँ अदी, और कहाँ से आ सकती हूँ मैं? महाविश अर्धशेर का जिक्र करती मजीद खिलखिलाई थी। अच्छा, तुम्हारे साईं मुझसे तुम्हें ऐसे कौन से लतीफ़े सुनाते रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मुस्कुराहट छुपाए नहीं चुप रही। समायरा को सामसी लड़की से शदीद जलन महसूस हो रही थी, जिस लड़की की मदद करने के लिए कुछ टाइम पहले वो रातों को जागा करती थी। आज उसका दिल चाहता इस लड़की को अपने शोहर की ज़िंदगी से कहीं दूर गायब कर दे। ये मुस्कुराहट लाने के लिए साईं का दीदार ही काफ़ी है अदी। माविश की अगली बात पर समायरा के जलते दिल पर तेल छिड़कने का काम कर गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? अर्धशेर की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर उस जानिब देखा था जहाँ वो ग्रे कलर के कॉटन के सूट में मलबूस अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी के साथ बहुत शानदार लग रहा था। समायरा ने बेसाख्ता उसकी सैरंगेज शख्सियत से नजरें चुराई थी। आपकी चहेती बीवी हमेशा की तरह आपके तारीफों के पुल बांध रही थी, वही सुनने के लिए रुक गई थी मैं। समायरा ने तंजिया नजरों से अर्धशेर की जानिब देखा था जिसकी सूरत बता रही थी वो कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुए है। वो अभी दिलचस्पी भरी निगाहों से उसका तपा तपाया गुलाबी चेहरा देख रहा था। महाविश जल्दी से अर्धशेर से इजाज़त लेती वहां से निकल आई थी। उसे समायरा के खूनख्वार तेवर खौफसदा कर रहे थे। तुमने मेरी चहेती बीवी को डरा दिया। अर्धशेर समायरा का हाथ पकड़ते रूम के जाने बढ़ते उसे मजीद तपा गया था। आपने क्यों बुलाया मुझे? आप तो नाराज़ थे ना मुझसे? समायरा ने उसके साथ रूम में दाखिल होते ही उसे उसकी नाराज़गी याद दिलाई थी। तो मैंने कब कहा मैं तुमसे राज़ी हो चुका हूँ? अर्धशेर रूम का दरवाज़ा लॉक कर चुका था। समारा का दिल जोर से धड़का था। अर्धशेर से वो दिल ही दिल में खौफसदा रहती थी। रही सही कसर उस गुर्बत ने पूरी कर दी थी। इस वक्त भी उसके साथ अकेले रूम में होने के ख्याल से समारा का दिल धड़क धड़क कर बाहर आने लगा था। क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी, या हमेशा हर बार तुम मेरे करीब अपना मकसद पूरा करने के लिए ही आई हो? अर्धशेर की गमगीन भारी आवाज़ पर समारा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा था। जिस शख्स के लिए पिछले 5 साल वो दिन रात तड़पी थी, वह उससे पूछ रहा था कि उसने उससे कभी मोहब्बत की भी थी या नहीं। अर्धशेर उस रात अचानक होने वाले इंकशाफ पर कि समारा उसकी माँ के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है, संभल नहीं पाया था। उसने बचपन से लेकर अब तक अपनी माँ से शदीद नफरत की थी। उसके दादा ने उसे निगत बेगम के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बाद अर्धशेर अपनी माँ की सूरत भी नहीं देखना चाहता था। वो अपनी माँ को अपने बाप का कातिल समझता था। जिस तरह समारा की तस्वीरें निगत बेगम के साथ उन दोनों का बहुत करीबी रिश्ता ज़ाहिर कर रही थी, अर्धशेर से बर्दाश्त नहीं हो पाया था। और रही सही कसर समारा की एक रात ने पूरी कर दी थी। वो उस वक्त इस कदर अजियत में घिर चुका था कि समारा की कोई भी बात सुनने बगैर उसे घर से ही निकलने का कह दिया था। लेकिन अब 5 साल बाद जब वो वापस लौटा तो उसने उस शख्स का पता लगवाने की कोशिश की थी जिसने वो सारी फ़ोटो उसकी जानिब भेजी थी, और ये जानकर वो शौक में आ चुका था कि वो पार्सल भेजने वाला कोई और नहीं उसके अपने दादा जान थे। ये इंकशाफ उस पर उस वक्त हुआ था जब उसने समायरा को तहखाने में भेजने का हुक्म दिया था। उससे पहले वो जान चुका था कि समायरा और उसे अलग करने की कोई साजिश की गई है। समायरा भी उसके करीब निकट बेगम के खातिर ही आई थी, मगर वो इतनी गलत भी नहीं थी जितना उन तस्वीरों और रिकॉर्ड कॉल्स में उसे बताया गया था। ये जानने के बाद अर्धशेर ने खुफिया तौर पर बाकी मालूमात भी हासिल करनी चाहिए थी, जिसके बाद उसे साबर से सिर्फ इतना ही पता चल पाया था कि समायरा की जान खतरे में थी और उसे उसके अपने ख़ानदान का ही कोई फर्द मार देना चाहता था।
اس کے بعد اردشیر نے سمارا کو رخصتی کروا کر اپنے قریب رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے سمارا کو ذرا سے دور جانے پر وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ دوسری جانب سمارا ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے شوہر کے سامنے اصل حقیقت کا ایک پہلو سامنے آ چکا ہے اور وہ اس جنگ میں اکیلی بالکل نہیں ہے۔ اردشیر کی بات تیر کی طرح سمارا کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈارک پرپل کلر کے خوبصورت سے ڈیزائننگ والے جوڑے میں بالوں کو کیچر کی مدد سے جوڑے میں قید کے منہ پھلائے وہ اردشیر کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی چاہے اس کے خلاف کچھ بھی کر لیتی، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ 5 سالوں کی جدائی نے اس کی محبت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی میں نے تم سے کی ہے۔ تم جب بھی میرے قریب آئی ہو اس میں ریزن میں نہیں تھا، بلکہ تمہارا اپنا مقصد رہا ہے، جیسے اس وقت اس حویلی میں تمہارے موجود ہونے کی وجہ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ تمہارا اپنا مقصد ہے، تم نے یہ رخصتی بھی صرف اپنے مقصد کی خاطر کی۔ تم ہی نہیں، میرے ساتھ ہمیشہ ہر انسان نے اپنے مقصد کی خاطر محبت کی ہے۔ اردشیر مقصد کو ہمیشہ ہر انسان نے استعمال کرنا چاہا، اس کے دل اور جذبات سے کھیلنا چاہا، جس میں تم سر فہرست ہو۔ میں تمہیں یا کسی کو بھی اپنے ساتھ زبردستی رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس حویلی اور علاقے کے جیسے حالات تم بدلنا چاہتی ہو بہت جلد میں سب ویسا کر دوں گا، پھر تمہیں زبردستی میرے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ اردشیر پہلے اپنی سگی ماں، پھر سمارا کے دھوکے اور اپنے دادا کی طرف سے بھی اعتبار ختم ہو جانے کی وجہ سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی میں یہ 3 رشتے ہی اس کے انتہائی قریب تھے اور تینوں نے ہی اسے بہت بری طرح ڈسا تھا۔ اردشیر کی بات سن کر سمارا کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اردشیر کی لال آنکھوں اور سپاٹ چہرے پر جھلکتی اذیت اس کا دل چیر گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ آج تک اس کے قریب اس کی خاطر تو آئی ہی نہیں تھی۔ کبھی اس کے قریب جانے کی وجہ نکت بیگم تھی تو کبھی یہاں کی عورتیں۔ اس نے کبھی اردشیر کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس دلایا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے نہ ایسا سوچتا۔ سمارا نے صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں موندے سگریٹ پھونکتے اپنی زندگی کے سب سے محبوب ترین شخص کی جانب دیکھا تھا، جس سے جدائی کی تڑپ نے اس سے اس کی شخصیت چھین لی تھی، اور اس کے واپس آتے ہی وہ پہلی والی سمارا کاظمی بن گئی تھی، جسے لڑنا جھگڑنا بھی آتا تھا اور ہنسنا مسکرانا بھی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کے قریب آنے کا مقصد نکم ماما نہیں تھی، مجھے آپ پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھے لگے تھے، جس طرح آپ نے میری جان بچا کر خود پر گولی کھائی تھی، خطرہ ہونے کے باوجود مجھے بحفاظت یوں نہیں پہنچایا۔ آج تک کسی نے میرے لیے اس طرح کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ میری پہلی نظر کی محبت ہیں، مگر آپ کی رعبدار شخصیت کی وجہ سے شاید میں آپ کے قریب آنے سے ہچکچاتی، مگر جب نگت ماما نے مجھے بتایا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا مجھ پر لازم ہو گیا تھا۔ میں جب آپ کے قریب آئی، چاہے اس میں ریزن نگت ماما ہی کیوں نہ ہو، مگر میرے دل کی پوری رضامندی شامل تھے۔ آپ کبھی اس بات کا اندازہ لگا بھی نہیں پائیں گے کہ میں نے آپ کے بغیر پچھلے 5 سال کس قدر اذیت میں گزارے ہیں۔ کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس میں جاگ کر میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ بنا خوف و خطر اس حویلی میں بھی صرف اسی بنا پر داخل ہوئی کہ آپ کے ہوتے یہاں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر باقی کسی نے تو واقعی کچھ نہیں بگاڑا۔ آپ ہی مختلف سزائیں دیتے رہے، کبھی کمرے میں بھوکا قید رکھا، کبھی سوتن نام کا تحفہ میرے ماتھے پر سجا دیا، تو کبھی تہہ خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سمارا بولتے بولتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی، جو اس کے قریب آنے پر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل چکا تھا، مگر اس نے آنکھیں ابھی بھی نہیں کھولی تھی۔ سمارا کی آواز میں کھلی نمی پہچانتے وہ اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ سمارا بنا کی مزاحمت کے سیدھی اس کی گود میں آن گری تھی، اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، اسے سینے میں بھیج اردشیر کے رگوں پہ میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ ایک یہ لڑکی ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، باقی سب فریب تھا۔ آپ کی جانے والی زیادتیاں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمارا اس کے سینے میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے بولی، میں ابھی معافی مانگ بھی نہیں رہا سویٹ ہارٹ۔ اردشیر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ سمارا جو اس کی ناراضگی سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر، آپ نے معاویہ سے شادی کیوں کی؟ آپ میری جگہ کسی کو بھلا کیسے دے سکتے ہیں؟ سمارا نے وہ بات پوچھ ہی لی تھی جس نے اس سے اس کی راتوں کی نیندیں چھین رکھی تھیں۔ تمہاری جگہ میری زندگی میں آج تک نہ کبھی کسی نے لی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی لے سکتا ہے، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، اور معاوش کیا، دنیا کی کوئی بھی لڑکی تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ اردشیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر سمارا کی پیشانی چومتے کہا تھا۔ اس کے اتنے محبت بھرے انداز پر سمارا کھل کر مسکرا دی تھی۔ کیا تم محبت کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھروسہ بھی رکھو گی؟ ابھی کچھ ایسا ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر آئی پرومس میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اردشیر کی بات پر سمارا نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔
आप क्या करने वाले हैं वडेरा साहब? मैं जानती हूँ आप जितने मासूम और नासमझ बनते हैं उतने हैं नहीं। समारा उसका हज़ार तोड़कर उठने की कोशिश करते खफगी का इजहार करते बोली थी। तीसरी शादी करने वाला हूँ मैं। अब इतना भरोसा तो है ना तुम्हें मुझ पर? अर्धशेर उसे सोफे पर अपने करीब गिरा था, उस पर झुकते हुए शरीर लहजे में बोला था, अगर आपने ऐसा किया तो मेरे हाथों आपका कत्ल होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। समारा उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते तीसरी शादी के नाम पर चिल्लाए थे। यार, जब पहली बीवी करीब नहीं आने देती तो दूसरी और तीसरी बीवी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। बाहर देखो ज़रा, कितना रोब है सब पर मेरा, कितना टकते हैं सब मुझसे, और एक तुम हो कि मेरे रोब में आती ही नहीं हो। अर्धशरीर उसके बालों से कैसे निकालता उसकी गर्दन पर झुका था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाज़ाहर अकड़ और रूठ दिखने वाला ये बिगड़ा वडेरा इतना बेशर्म भी हो सकता है। सुमायरा ने उसके कंधे पर दोनों हाथों से दबाव डालते उसे बाज रखना चाहा था। इस शख्स की कुर्बत उसे अपना होश भुला देती थी। अभी असल बेशर्मी तो देखी ही नहीं आपने मेरी वडेरे की। अर्धशरीर उसकी कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेता उसके होंठों के ऊपरी तिल पर लब रख गया था। सुमायरा ने उसके लम्स की शिद्दत बर्दाश्त ना कर पाते उसके सीने से शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो उसकी बेताबियों पर अब मज़ीद बंद नहीं बांध सकते थे। 5 साल जुदाई का अज़ाब काटा था उन्होंने, जिसकी भरपाई इतनी आसानी से हो पाना मुमकिन नहीं था। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मुझ पर भरोसा रखना, और आगे चलकर चाहे मैं तुम्हें जितना भी गलत लगूँ, वादा करो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अर्धशरीर उसकी दोनों आंखों पर जगमगाते तिलों पर बारी बारी होंठ रखता उससे एतबार मांग रहा था, जिसके जवाब में समायरा ने उसके गले में अपनी नाजुक बाहों का हज़ार कायम करके उसे अपने हमेशा साथ रहने का एतबार दिलाया था। मगर दोनों ही नहीं जानते थे किस्मत आगे कैसा पलटा खाने वाली थी। उनकी मोहब्बत एक बार फिर कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरने वाली थी। वो दोनों मोहब्बत की वादी में एक दूसरे के संग खोए हुए थे जब अचानक दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर उनका तिलिस्म टूटा था। कौन है? अर्धशेर ने बदमज़ा होकर पूछा था। अरेरा साईं, बड़े साईं आपको बुला रहे हैं, बाहर कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। मुलाजिम की घबराई हुई आवाज़ पर अर्धशेर तशवीश का शिकार होता उसके करीब से उठा था, जबकि समायरा को अल्लाह बख्श मक्सी की वजह से अर्धशेर का यूं से छोड़कर जाना बहुत बुरा लगा था। वडेरा अर्धशेर मक्सी, आपने अपना ये वक्त मुझे दिया था और अब बिना मुझसे इजाज़त दिए आप मुझे तनहा छोड़कर जा रहे हैं। अपने बिखरे बालों को जूड़े में समेटते उसने शिकवा के ना लहजे में कहते दरवाजे के करीब पहुँचते अर्धशेर की चौड़ी पुश्त को घूरा था। उसकी बात पर अर्धशेर उन्हीं कदमों पर वापस पलटा था। तो तुम मुझे रोकना चाहती हो? अर्धशेर उसके बिना दुपट्टे के बिखरे हुलिये को बेबाक निगाहों से घूरते बोला था, जबकि गुस्से से उसके करीब आती समायरा उसके अंदाज पर खुद में सिमट कर रह गई थी। उसने वापस पलटना चाहा था, मगर अर्धशेर उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेता उसे अपनी जानिब खींचता उसकी पुश्त दरवाजे से लगा गया था। मैं तो रुक जाऊंगा, मगर मेरा रुकना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी नाजुक सी जिंदगी। अर्धशेर एक बार फिर उसके बालों से कैचर निकाल चुका था। वो उसके खुले बालों का दीवाना था, उसे अपने करीब खुले बालों में ही देखना चाहता था। उसकी बात का मफ़हूम समझते समायरा सर से पैर तक लाल हुई थी। मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं रोका, मगर आपको मुझसे दूर जाने से पहले मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। समायरा उसके गिरबान के बटनों से खेलती एक अदा से बोलती अर्धशेर को मज़ीद अपना असीर कर गई थी। अच्छा, और इजाज़त कैसे तलब करनी है ये भी बता दें मुझे। अर्धशेर उसके बालों की लिटों को उंगली पर लपेट कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते मोहब्बत से बोला था, ऐसे। समारा उसके पैरों पर पैर रखकर ऊपर होते उसके माथे पर बोसा देते बोले थे। अर्धशेर को उसकी दिल लूट लेने वाली अदा इतनी प्यारी लगी थी कि उसके दूर होने से पहले ही उसकी कमर में बाजू हमाल करके किसी बारबी डोल की तरह उसे ऊपर उठाता उसके दोनों गाल लाल कर गया था। समारा उसकी शिद्दत पर चिल्लाई थी, वहशी जालम वडेरा। समारा के जानिब से मिलने वाले इस नए खिताब को फ़ख्रिया अंदाज में कबूल करता वो एक बार फिर दरवाज़ा नाक होने पर बाहर निकल गया था। हमीद मक्सी के हुक्म पर उसके आदमियों ने दूसरे गांव के वडेरे हाशिम खान के पोते को मार दिया था। हमीद मक्सी आए दिन मज़ारों पर ऐसे कोई ना कोई जुल्म उठाता रहता था, जिस पर लोग क्रोध होकर चुप हो जाया करते थे। मगर इस बार बात हाशिम खान के पोते की थी, जो मामला किसी सूरत दबाए नहीं दबने वाला था। वो लोग खून के बदले खून का मुतालबा कर रहे थे, जबकि हमीद मक्सी और अल्लाह बख्श मक्सी की एक ही रट थी। वो यहाँ की रवायत के मुताबिक कत्ल के बदले वनी देने को तैयार थे। एक बार फिर कसूरवार मर्द था, मगर उसकी सजावार औरत ही ठहरने वाली थी। समायरा ने सबको बहुत हौसला दिया था। उसे यकीन था अर्धशेर किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा।
वनी की तलवार इस बार नगार पर लटक रही थी। आज शाम अर्धशेर की सरबराही में ही पंचायत का फैसला होना था। सना खाने में हमेशा की तरह आज भी शोक का समा था। हर आंख अश्कबार थी। सब जानते थे हमीद मक्सी को अल्लाह बख्श मक्सी कुछ नहीं होने देंगे और अर्धशेर किसी कीमत पर अल्लाह बख्श मक्सी के खिलाफ नहीं जाने वाला था। इसलिए निगार को हर कीमत पर कुर्बान होना ही था। मगर उन सब में एक समारा ही थी जो पुरुम्मीद थी कि अर्धशेर अपनी बहन को वनी की भीड़ नहीं चढ़ने देगा। मगर इसका ये मान उस वक्त टूटा था जब पंचायत में अर्धशेर का किया जाने वाला फैसला उस तक पहुंचा था। अर्धशेर ने भी हमीद मक्सी की सज़ा निगार को देते उसे वनी करने का फैसला कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अर्धशेर इतने जालिम नहीं हो सकते। सुमायरा ने भी यकीनी से ये अल्फाज अदा करते नफ़ी में सर हिलाया था। वो सब ख़वातीन ड्राइंग रूम में मौजूद रोती बिलखती निगार को संभालने में हलकान हो रही थी जब मुलाजमा ने आकर अर्धशेर और अल्लाह बख्श मक्सी की वहाँ आमद की खबर दी थी। वो लोग निगार को लेने आए थे। पंचायत में ही उसका निकाह करके उसे वहीं से रुखसत करना था। अर्धशेर ये क्या तमाशा है, जब निगार की कोई गलती ही नहीं है तो उसे ये सज़ा क्यों मिल रही है। जिसने कत्ल किया है सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए। सुमायरा ने बिना इर्द गिर्द मौजूद लोगों का लिहाज किए अर्धशेर का बाजू पकड़ते उसे ऐसा जुल्म करने से रोका था। अल्लाह बख्श मक्सी ने इंतहाई नागवारी से ये मंजर देखा था। उनकी हवेली में बीवियाँ यूँ शोहरों का नाम नहीं लेती थी। सुमायरा, मैं जो फैसला कर चुका हूँ तुम समेत सबको वो मानना पड़ेगा। कोई मेरे फैसले के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। अर्धशेर ने उसे नरमी से दूर हटाते कहा था। क्यों नहीं उठा सकते, मैं उठाऊंगी आपके खिलाफ आवाज़ अगर आप किसी पर इतना जुल्म करेंगे तो। समारा का अर्धशेर से मान बहुत बुरी तरह टूटा था। वहाँ सब खामोश तमाशाई बने खड़े उन दोनों को देख रहे थे। समारा जिस तरह अर्धशेर के सामने डटकर खड़ी थी सबको समारा के अंजाम से खौफ आया था। शट अप, जस्ट शट अप। बीवी हो मेरी तो बीवी बनकर रहो। चची जान सिखा दें इसे कि इस हवेली में बीवियों को किस तरह रहना पड़ता है और जो बीवी शोहर के आगे इस तरह जुबान चलाती है उसका अंजाम क्या होता है। अर्धशेर समारा का हाथ अपने कंधे से दूर छटकता इतनी शिद्दत से थाड़ा था कि पल भर के लिए अल्लाह बख्श मक्सी को भी इससे खौफ महसूस हुआ था। नौरीन ने जल्दी से आगे आते उसे थामा था, वरना अर्धशेर के छटकने की वजह से वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। समारा फटी फटी बेयकीन निगाहों से अर्धशेर को तकती अपनी जगह साकत हो चुकी थी। ये कौन सा रूप था उसका, तो क्या वो प्यार मोहब्बत भरी बातें सिर्फ एक फरेब था, धोखा था। समारा का दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। अर्धशेर उस पर निगाहें गलत डाले बगैर निगार को अपने साथ ही वहाँ से निकल गया था। कुछ ही लम्हों बाद निगार का निकाह कर दिया गया था। एक और लड़की उसकी आंखों के सामने कुर्बान हो गई थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी। समारा को खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो अर्धशेर मक्सी की बातों में भला आ भी कैसे सकती थी। वो कैसे सोच सकती थी कि अल्लाह बख्श मक्सी का पोता अपने रवायात के खिलाफ जाकर बगावत कर सकता था। समारा का दिल चाहा था अपनी इस बेवकूफ़ी पर खुद को ख़त्म कर ले जो उसने अर्धशेर पर भरोसा करके की थी। आदि, तुम्हें यूँ वडेरा साईं के मुकाबिल नहीं आना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने शोहर से यूँ टकरा कर। नौरीन उसके करीब आकर बैठती उसका शाना सहलाते हुए बोली थी। नौरीन, मैंने उसकी इतनी ज़्यादतियों के बाद भी उसे माफ़ किया, उसकी हर बात पर यकीन किया, मगर उसने आज मेरे एतबार के साथ साथ मेरे दिल को भी किरची किरची कर दिया। मैं अब कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे। समारा नौरीन के साथ लगी फूट फूट कर रो दी थी। अदा सही, मुझे नहीं जाना कहीं भी, खुदा के लिए मुझे बचा ले। निगाह हो जाने के बाद अर्धशेर के सीने से लगती फरियाद करते रो दी थी। उसे अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अर्धशेर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। अर्धशेर जब भी उन सब खवातीन से मिलता था उसका रवैया बाकी मर्दों से हटकर बहुत नरमी और एहतराम लिए होता था। उन्होंने अब तक अर्धशेर के बारे में जो सुना था उस वजह से खुद ही उससे खौफजदा रहती थी, मगर आज अर्धशेर के नरम रवैये पर वो उससे मदद मांग गई थी। गुड़िया, आपके अदा सही आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हैदर खान बहुत अच्छा लड़का है, आपको ज़रा सी तकलीफ़ भी नहीं पहुंचने देगा। ये कभी मत समझना कि मैंने आपको वनी की भीड़ चढ़ाकर इस फरसुदा रस्म की पैरवी की है। दादा साईं और हमीद चचा के मुताबिक ख़ानदान में कोई जोड़ न होने की वजह से आपको सारी ज़िंदगी हवेली की कैद ही काटने थे। जो जुल्म अब मैं हवेली की किसी लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। हैदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी रजामंदी और दिली ख्वाहिश से ही ये निकाह हुआ है। वो आपको बहुत खुश रखेगा। कुछ अरसे की बात है, एक बार मैं यहाँ के हालात ठीक कर लूँ, फिर अब जब चाहो अपनी मर्ज़ी से और ख्वाहिश से हवेली आ जा सकती हो। मैं अपनी बहन को
यूँ रोते धोते नहीं, हंसते मुस्कुराते रुखसत करना चाहता हूँ, इसलिए अब फ़ौरन आंसू साफ करो। निगार जो शौकी निगाहों से अर्धशेर की एक एक बात सुन रही थी, उसकी बात पर आखिर में धीरे से मुस्कुरा दी थी। उसका खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। उसके दिल में अर्धशेर के लिए इज्जत मज़ीद बढ़ गई थी। आपने भाभी को बहुत डांट दिया है, वो आपके ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। निगार ने अपने आंसू साफ करते डरते डरते अर्धशेर के सामने समायरा की साइड ली थी, जो कुछ ही वक्त में उस सबको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। उसी बात पर तो दिल बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई होगी वो मुझसे। अर्धशेर के लहजे में समायरा के लिए परेशानी वाज़ेह थी, जो महसूस करते निगार मुतमईन होने के साथ साथ काफ़ी हैरान भी हुई थी। वो अभी अर्धशेर के साथ रूम में बैठी हुई थी जब कुछ लम्हों बाद एक इंतहाई हैंडसम नौजवान वाइट कमीज शलवार में मलबूस अंदर दाखिल हुआ था। वो पहली नज़र में ही पहचान गई थी कि ये वही शख्स था जिससे कुछ देर पहले उसका निकाह हुआ था। हैदर, मेरी गुड़िया अब तुम्हारे हवाले, इसका बहुत ख्याल रखना। अर्धशेर निगार का हाथ हैदर के हाथ में देते बोला था। हैदर से उसकी बहुत पुरानी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अर्धशेर को निगार के लिए हैदर से बेहतर मैच कोई नहीं लगा था। यहाँ का इक़्तिदार संभालते वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दादा की बनाई फरसुदा रसूमात के खिलाफ बगावत शुरू कर चुका था, मगर अभी उसे ये बगावत सरेआम करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार था। तुम बेफिक्र हो जाओ, अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगा। हैदर बहुत ही अकीदत से उसका हाथ अपने हाथ में लेते अर्धशेर से मुखातिब हुआ था। उसने एक नज़र स्याह शाल में लिपटी निगार पर डालने के बाद वापस हटा ली थी। ये लड़की उसके भाई के कातिल की बेटी होने के साथ साथ उसके जिगरी यार की बहन थी, जो उसे बहुत ही एतबार के साथ सौंप रहा था। हैदर दिल से उसके एतमाद पर पूरा उतरने का अहद कर चुका था। निगार का नर्म व मुलायम हाथ उसी तरह अपने हाथ में थामे वो अर्धशेर से इजाज़त लेता वहाँ से निकल गया था। अर्धशेर निगार की जानिब से मुतमईन होता खुद भी वापस हवेली की जानिब रवाना हो चुका था, जहाँ उसे अपनी भिपरी शेरनी से भी निपटना था। अर्धशेर की निगाहों से ओझल होते ही निगार ने नामहसूस तरीके से हैदर की नरम गिरफ्त से अपना लरसता हाथ खींच लिया था। ये शख्स उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। उसे अर्धशेर के फैसले पर पूरा भरोसा था, मगर कहीं न कहीं उसका दिल इस बात पर भी खौफज़दा था कि जिस शख्स के सगे भाई को उसके बाप ने मरवा दिया था, वो भला उससे इतनी नरमी से कैसे पेश आ सकता था। उसकी हरकत पर हैदर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उसे ऐसे चेहरा छुपा रही थी जैसे वो उसके लिए नामहरम हो, उसने उसे पहले कभी देखा भी ना हो। मगर ये लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो ना सिर्फ पहले उसे देख चुका था, बल्कि पहली नज़र में ही अपना दिल उसके आगे हार बैठा था और आज आखिरकार उसे हासिल करने में कामयाब हो भी चुका था। गाड़ी के करीब आते हैदर ने उसके लिए फ्रंट डोर ओपन कर दिया था। निगार झिझकती गाड़ी में बैठ गई थी। उसे हैदर की निगाहों की तपिश खुद में सिमटने पर मजबूर कर रही थी। उसके करीब आकर बैठते ही निगार रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी। क्या मैं आपकी प्यारी सी आवाज़ सुन सकता हूँ? हैदर की निगाहें उसके गोद में पड़े दुधिया हाथों से टकराई थी। जी। निगार को समझ नहीं आया था वो क्या बोले। जब हैदर को डैशबोर्ड पर बजते फ़ोन के जाने मतवज्जा होता देख वो अपनी मुश्किल आसान हो जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ते एक बार फिर अपना रुख मोड़ गई थी। जी चचा साईं, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से सीधा शहर ही जाऊँगा। हैदर ने अपने चचा की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर अपना लहजा धीमा रखा था। जिस लड़की को तुम अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं, वली में आई हमारे घर की मुलाजिमा है, जिसका मुकाम हमारे पैरों की जूती के बराबर है। तुम उसे सर पर बिठाकर बहुत गलत कर रहे हो। रियाज खान की बात सुनकर हैदर ने अपने होंठों को सख्ती से भींचा था। चचा साईं, आप भी ऐसी सोच रखते हैं, जानकर बहुत अफसोस हुआ। हैदर निगार के ख्याल से बहुत धीरे से बात कर रहा था। वो इस डरी सहमी लड़की को अपना गुस्सा दिखाकर मजीद डराना नहीं चाहता था। अपने जवान भतीजे का जनाजा अपने कंधों पर उठाया है मैंने, और तुम कह रहे हो उसके कातलों को माफ़ कर दूं। मुझ में तुम्हारे जितना ज़रफ़ नहीं है, ना ही उस हमीद मक्सी के जुल्म के आगे सर झुकाकर अगले जहाँ अपने मरहूम भाई को मुंह दिखाने का हौसला है। रियाज साहब का लहजा आखिर में नम हुआ था। हैदर भी उनकी बात सुनता कुछ लम्हे के लिए अजियत से होंठ भींच कर रह गया था। वो खुद कम तकलीफ़ में नहीं था, उसने अपने भाई को खोया था, जिसका खून वो किसी कीमत पर बेमोल नहीं होने देना चाहता था। मगर वो सज़ा असल मुजरिम को देने के हक़ में था, मुजरिम की बेगुनाह बेज़रर बेटी को नहीं। मैंने आपसे वादा किया है, मुजरिम को उसकी सज़ा मिलकर रहेगी, मगर उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। हैदर की बात पर निगार ने मुड़कर उसकी जानिब देखा था, जो पहले ही उसी की जानिब देख रहा था। निगाहें मिलने पर वो हड़बड़ाकर निगाहों का जाविया बदल गए थे। आप अम्मा साईं और बाकी सबको संभाल लीजिएगा, मैं 1-2 दिन तक चक्कर लगाऊंगा। हैदर उन्हें मुतमईन करता फ़ोन बंद कर गया था। उसकी गुफ्तगू से निगार इतना तो समझ गई थी कि वो अपने ख़ानदान वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे अपने साथ शहर लेकर जा रहा था, मगर बिना उससे कोई सवाल किए वो ऐसे ही होंठ सिए बैठी रही थी।
उसे बहुत सख्त प्यास लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मुखातिब करे। पिछले 1 घंटे से उसने ऐसे ही प्यासा निकाल दिया था। उसने पानी की तलाश में निगाहें इधर उधर दौड़ाई थी, जब अगले ही लम्हे हैदर ने हाथ बढ़ाकर पीछे से पानी की बोतल उठाते उसकी जानिब बढ़ाई थी। निगाह तश्कर आमेज निगाहों से उसकी जानिब देखती, बोतल थामती, चादर हल्की सी नीचे करती होंठों से लगा गई थी। हैदर ने इंतहाई दिलचस्पी से उसके हसीन मुखड़े को देखा था, जिसे वो जालिम लड़की उससे छुपा कर रखे हुए थी। शुक्रिया। निगार ने उसकी निगाहों की तपिश से घबराकर वापस चादर को अपने चेहरे के गिर्द लपेट लिया था। वैसे इस पर्दे की गाड़ी में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के स्याह शीशों से कोई आपको नहीं देख सकता। हाँ, अगर ये पर्दादारी मुझसे की जा रही है तो वो अलग बात है। हैदर का दिल नहीं भरा था कुछ देर उसे देखने से। तशनगी जैसे मज़ीद बढ़ गई थी। निगार के नाक में चमकती लौंग उसकी धड़कनें अपने साथ उलझा गई थी। उसकी बात के जवाब में निगार ने अब भी बिना कुछ बोले चादर का पल्लू ज़रा सा खिसका दिया था, जिससे सिर्फ इतना हुआ था कि उसकी जगमगाती लौंग हैदर की निगाहों के सामने आ चुकी थी। अब बोलते ही कम है या ये खास सितम मुझ पर किया जा रहा है? हैदर ने उसे एक बार फिर छेड़ा था। वो अपने पसंदीदा इंसान के साथ सफ़र बोर होकर बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहता था। उसकी बात पर निगार को नूरीन और बाकी सब खवातीन की याद आई थी, जो उसके बहुत बोलने पर अक्सर उसे नाला नजर आती थी। वो बहुत ज़्यादा हंसने बोलने की शौकीन थी, मगर आज उसके बाबा ने उससे वो भी छीन लिया था। अर्दशेर ने चाहे अपनी जानिब से उसके लिए निकाह के लिए बहुत अच्छे इंसान को चुनाव किया था, मगर जो भी था वो वनी में ब्याही लड़की थी, जिसकी निगाहें हमेशा झुकी ही रहनी थी। और अब तो इस मेहरबान इंसान का उस पर एहसान मज़ीद बढ़ गया था। वो तो अब ज़िंदगी भर इसके आगे सर उठाने के काबिल नहीं समझ पा रही थी खुद को। मैं आपसे क्या बात करूँ साईं? हैदर की कोशिशें आखिर रंग लाई थी। उसे अपने सवाल के जवाब में उसकी धीमी मतरन्नम सी आवाज़ सुनाई दी थी। उसके मुंह से साईं सुनना हैदर को बहुत अच्छा लगा था। मेरा नाम हैदर ख़ान है, आप मुझे हैदर कह सकती हैं। हैदर ने नरमी से जवाब दिया था। उनके ख़ानदान में औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ दिए जाते थे, मगर वो मक्सी हवेली के रवायात से भी बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ था, जहाँ बीवी को ग़ुलाम और शोहर को खुदा समझा जाता था। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ साईं? निगार को अपने शोहर का नाम लेना जैसे इस सदी का सबसे बड़ा गुनाह मालूम हो रहा था। आप जो दिल चाहे मुझे कह सकती हैं। हैदर को खुशी हुई थी, कम से कम वो उसकी बातों पर रिस्पॉन्स तो दे रही थी। कुछ देर सफ़र ऐसे ही खामोशी में गुजर गया, जब हैदर को अपने कंधे पर किसी नरम गरम सी शय का एहसास हुआ था। निगाहें ज़रा सा मोड़ने पर उसके चेहरे पर एक जानदार सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। निगार नींद में बेइख्तियारी में उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। नकाब उसके चेहरे से हट चुका था। उसकी मनमोहनी सूरत हैदर के सामने थी। हैदर न जाने कितने ही लम्हे उसके चेहरे के हसीन नशीबो फराज में खोया रहता, जब सामने से आती गाड़ी के ज़ोरदार हारन की वजह से होश में आते उसने जल्दी से गाड़ी को संभाला था, वरना बहुत बुरा टकराव हो जाना था। निगार हड़बड़ा कर उठ गई थी, जब अपनी हरकत पर गौर करते हुए शर्मिंदा सी नज़रें फेर गई थी। भूख लगी है आपको? हैदर ने एक ढाबे के करीब गाड़ी रोकते उससे पूछा था, जो अपनी नींद में हुई बेख्तियारी हरकत के बाद उसकी जानिब देखने से गुरेज़ां थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। निगार ने फ़ौरन इनकार किया था, जब हैदर की जाने वाली हरकत उसकी सांसें रोक गई थी। शोहर हूँ आपका, आप मेरे कंधे पर सख्त रखने का पूरा हक रखते हैं, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हैदर उसके गोद में रखे हाथ को थाम कर होंठों से लगाता उसकी शर्मिंदगी कम करने की कोशिश करते उसे मज़ीद नर्वस कर गया था। आइए कुछ खा लेते हैं, आगे अभी सफ़र रहता है। हैदर ने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोलते उसका हाथ थामते नीचे उतारा था। वहाँ सामने काफ़ी लोग मौजूद थे। चारपाइयों के दरमियान टेबल रखे गए थे। कुछ लोग बैठकर अपने पसंदीदा खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो कुछ वहीं चारपाई पर लेटकर सस्ता रहे थे। हैदर के कहने पर उन्होंने उनके लिए ढाबे की पिछली तरफ चारपाई और टेबल लगा दिए थे। हैदर मुसलसल ड्राइविंग से काफ़ी थक चुका था, इसलिए वहाँ आते ही वो ऑर्डर देने के बाद मज़े से एक चारपाई पर नीम दराज हो चुका था। निगार उसके सामने वाली चारपाई पर सुकरी सिमटी बैठी उसे काफ़ी देर से आंखें मूंदे देख उसके सोने का यकीन करती, कनखियों से उस वजाहत के शाहकार को देखे गई थी, जो अपने कसरती बाजुओं का तकिया बनाए मोबाइल सीने पर रखे इर्द गिर्द से बेखबर ही मालूम हुआ था उसे। भरपूर मर्दाना खड़े नकुश का मालिक उसे देखने में काफ़ी गुस्से वाला और मगरूर सा लग रहा था, मगर पूरे रास्ते जैसा रवैया उसने उसके साथ रखा था वो उसकी शख्सियत के बिल्कुल मुतरादिफ था। जो भी था, मगर निगार को वो बहुत अच्छा लगा था। रोशन पेशानी पर बिखरे बाल और नाक के ऐन दरमियान में जगमगाता स्याह तिल। निगार उस पर से निगाहें नहीं हटा पा रही थी।
मगर 440 वॉट का झटका तो उसे उस वक्त लगा था जब मूंछों तले दबे उसके नाभि लबों की तराश में मुस्कुराहट का अक्स नुमाया हुआ था, जिसका मतलब था वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल भी बेखबर नहीं था। निगार अभी इस झटके से नहीं संभली थी जब हैदर ने शौकी भरी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दी थी। निगार शर्म से पसीना पसीना होती फौरन नजरें मोड़ गई थी। उफ, ये शख्स कितना चालाक है। ये जाग रहा था और मैं कैसे नदीदों की तरह उसे घूरे जा रही थी। निगार का चेहरा खफत के मारे लाल पड़ चुका था। आप हक रखती हैं, इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेटर को आता देख हैदर उठकर बैठता उसका सुर्ख पड़ता चेहरा दिलचस्पी से देखते हुए बोला था। निगार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आए हाथ मुंह धो लेते हैं। हैदर वेटर से पानी की बोतल मंगवा चुका था। निगार उसकी जानिब देख कर रह गई थी, जो उसके बिना बोले ही सब समझ जाता था। हैदर ने पहले बोतल पकड़कर उसका मुंह धुलवाया था। आप भी मेरी मदद करते। इस बेमरवत लड़की को ऐसे ही जाता देख हैदर ने जानबूझकर उसे रोका था, इस पर निगार फौरन अमल पैरा होती बोतल पकड़कर उसे हाथ मुंह धुलवाने लगी थी। हैदर अपनी बीवी की इतनी सादतमंदी पर दिल से मुस्कुरा दिया था, क्योंकि उसने नोट किया था वो उसकी हर बात बिना ज़रा सा भी इनकार किए मान रही थी। हैदर को इस ढाबे का खाना बहुत पसंद था। वो अक्सर शहर से आते जाते यहाँ से खाना ज़रूर खाता था, मगर निगार को तो पहले नवाले पर ही कानों से धुएं निकलते महसूस हुए थे। उसके खाने में मिर्चें ना होने के बराबर होती थी। ज़्यादा मिर्चें खाने से उसे हिचके स्टार्ट हो जाया करते थे, जैसे इस वक्त हुई थी। हैदर तो उसका खतरनाक हद तक लाल पड़ता चेहरा देखकर ही घबरा गया था। क्या हुआ? ये पानी पिए। हैदर फिक्रमंद सा होता पानी का गिलास लिए उसके पास आन बैठा था। उसके होंठों से गिलास लगाते उसने निगार की पीठ थपथपाई थी, जो अब बुरी तरह खांस रही थी। हैदर के पानी पिलाने पर और अपने साथ लगाकर कमर से हिलाने पर काफ़ी देर बाद जाकर उसकी हालत कुछ नॉर्मल हुई थी। साथ ही हैदर की जान में जान आई थी। यार बीवी, आप तो बहुत ज़्यादा नाजुक हो। एक नवाले से भला ऐसी हालत किसकी होती है? मुझे तो अब एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होगी। हैदर उसके अभी तक लाल होंठों को देख मानी खीजी से बोला था। जी। उसकी बात पर निगार ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था, जिस पर हैदर नफ़ी में सर हिलाता बहक जाने के खौफ से उसके हसीन चेहरे से नजरें हटा गया था। बीबी सही वडेरा सही आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। समायरा और अर्धशेर के किए जाने वाले उस बुरे सलूक के बाद न जाने कितने घंटे अपने रूम में बंद रही थी। उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। निगार के दुख के साथ साथ अर्धशेर के इस नारवा सलूक ने उसकी तकलीफ कई गुना बढ़ा दी थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर फिर इन वडेरों को उनके अंजाम तक पहुँचाए बगैर यहाँ से निकलने पर उसका दिल नहीं माना था। अभी कुछ देर पहले बिल्किस बेगम और तलत बेगम बहुत मुश्किल से उसे बाहर खाना खाने के लिए लेकर गई थी। गार के चले जाने के बाद वहाँ की फ़िज़ा ही सोगवार थी। कोई भी ठीक से खाना नहीं खा पाया था। जब सकीना के आकर अर्धशेर के पैगाम देने ने जल्दी पर मज़ीद तेल का काम किया था। अपने उस वडेरे साईं को कह दो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर उसने मुझे दोबारा बुलाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समायरा पहले से ही भरी बैठी थी। सकीना पर वो ऐसे चिल्लाई थी जैसे सामने सकीना नहीं अर्धशेर खुद खड़ा हो। जख्मी शेरनी को देख बाकी किसी ने भी बीच में बोलने की जुर्रत नहीं की थी। सकीना खामोशी से उसका पैगाम लेती वहाँ से निकल गई थी। जब कुछ देर बाद फिर उसकी सूरत नमूदार हुई थी, मगर इस बार पैगाम समायरा के लिए नहीं था। माविश बीबी वडेरा साईं आपको बुला रहे हैं। सकीना की बात पर माविश समेत सबने डरते डरते समायरा की जानिब देखा था, जिसका चेहरा शदीद सब्त के मारे खतरनाक हद तक लाल पड़ चुका था, जैसे अभी वहाँ से खून छलक पड़ेगा। जाओ, बैठे क्यों हो? पेश हो जाओ अपने वडेरे साईं की खिदमत में। समायरा तक कर माविश पर अपना गुस्सा निकालती अपने रूम में बंद हो गई थी। सकीना से कहकर उसने शाम में ही अर्धशेर के रूम से अपना सामान मंगवा लिया था। अभी रूम लॉक करके मोबाइल निकालते उसने सबसे पहले सलमा को कॉल मिलाई थी, जो पहली बेल पर ही पिक कर ली गई थी, जैसे सलमा इसी के इंतज़ार में हो। मैम, आप ठीक हैं? आपने पहले रब्ता क्यों नहीं किया मुझसे? आप सोच भी नहीं सकती मैं कितना परेशान थी आपके लिए। सलमा एक ही सांस में खुशी से भरपूर लहजे में उससे खैरियत दरियाफ्त करती उसकी सिसकियाँ सुनते अपनी जगह पर साकत हुई थी। आप रो रही हैं मैम? सब ठीक है मैम, प्लीज़ बताएं मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सलमा उसे इस बुरी तरह रोता देख खुद भी परेशान हुई रो दी थी। जब समायरा ने आंसुओं के बीचों से अर्धशेर के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिससे सुनकर सलमा कितने ही लम्हे कुछ बोल पाने के काबिल ही नहीं रही थी। हर एक को मुंह तोड़ जवाब देने वाली उसकी मैडम मोहब्बत के रोग का बहुत बुरी तरह शिकार हो चुकी थी, जिससे निकल पाना कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सलमा, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, वरना उस वडेरे की ज़्यादती बर्दाश्त करते मेरा दम घुट जाएगा। समायरा अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती कमज़ोर से लहजे में बोली थी। इससे पहले कि सलमा से उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर्विस जा चुकी थी। शदीद तैश के आलम में समायरा फ़ोन उठाकर दीवार से मार चुकी थी, जो कई टुकड़ों में तकसीम होता इर्द गिर्द बिखर गया था।
रात 9 बजे के करीब वो हैदर के शहर वाले घर में पहुंचे थे। निगार पहली बार हवेली से बाहर की दुनिया देख रही थी। उसके लिए सब कुछ बहुत ही नया और खूबसूरत था। हैदर का घर बहुत खूबसूरत था। गार्ड ने दरवाज़ा खोलते उन्हें सलाम किया था। वहाँ भी मुलाजिमीन मौजूद थे, मगर यहाँ के मुलाजिमीन इंतहाई पुरअतमाद और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए थे। उनकी हवेली के मुलाजिमीन की तरह डरी सहमी बिल्कुल भी नहीं थे। हैदर उसका हाथ थामता घर के अंदर दाखिल हुआ था। हर शय खूबसूरती और अमारत में अपनी मिसाल आप पेश कर रही थी। निगार ढाबे पर भी कई बार उससे अपना हाथ छुड़वा चुके थे, मगर वो गाड़ी में भी थोड़ी देर बाद उसका हाथ थाम लेता था, जैसे ये उसका पसंदीदा मशगला हो। मुझे अपने दिल को यकीन दिला देने दें कि आप मेरी हो चुकी हैं। हैदर ने उसकी जानिब झुकते उसकी आंखों में झांक कर जिस तरह उसे कहा था, उसके बाद वो उसकी गिरफ्त से अपना हाथ नहीं निकाल पाए थे। इस वक्त भी हैदर उसका हाथ थामे उसे पूरा घर दिखाते आखिर में अपने बेडरूम में ले आया था, जो निगार को पूरे घर से ज़्यादा पसंद आया था। मगर यहाँ उसके साथ रहने के ख्याल से उसका दिल धड़क उठा था। वे कुछ घंटे ही उस पर बहुत भारी साबित हो रहे थे। ये शख्स अपने नरम रवैये और मोहब्बत पाश निगाहों से एक अजीब से तिलिस्म में जकड़ रहा था, जिससे वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। आप चेंज करके रेस्ट करें, मुलाजमा अभी आपको आपका सामान दे जाते हैं। मुझे अभी ऑफिस का थोड़ा सा काम करना है, मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हैदर उसके माथे पर बोसा देता रूम से निकल गया था, जबकि निगार तो उसकी इस जसारत पर कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। हैदर के जाते ही वो गहरा सांस हवा में खारिज करते सोफे पर ढह सी गई थी। पूरी हवेली इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी। मालकान से लेकर मुलाजिमीन तक गहरी नींद सोए हुए थे। वो दबे पाँव अपने कमरे से निकलती खाली पड़े कॉरिडोर पर निगाहें दौड़ाती जल्दी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। नीचे आते की शदीद ठंड ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। उसका बाकी सामान अर्धशेर के रूम में था, इसलिए ठंड से बचने के लिए एक अपर के सिवा इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। मगर इस वक्त हड्डियों में घुसती ठंड से ज़्यादा उसके लिए इस हवेली से फरार था। जिस शख्स को उसकी कदर, उससे मोहब्बत ही नहीं थी, वो भला उस शख्स के साथ क्यों रहती, उसके पीछे खुद को क्यों ख़वार करते। अर्धशेर का रवैया याद करते उसकी आंखें एक बार फिर से अश्कबार हुई थी। बड़े बड़े तूफ़ान आराम से सह जाने वाली वो मजबूत लड़की अपनी महबूब से मिलने वाली इस धुतकार को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो अब हमेशा हमेशा के लिए अर्धशेर से दूर जाकर उससे इंसानी ज़्यादतियों का बदला लेना चाहते थे। हवेली का बड़ा सा दलान अबूर करते वो जनान खाने के पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ गए थे, जिसकी चाबी उसने रात को ही सकीना से मंगवाई थी और उससे अपने बच्चों की कसम भी उठवाई थी कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसके हाथ में पकड़ी छोटी सी टार्च की रोशनी में लाख को टटोलना चाहता, जब अचानक उसे अपने करीब वही दिलफरेब महक महसूस हुई थी, जिसकी वो हमेशा से दीवानी थी। मगर इस वक्त उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि अर्धशेर मकसीम ना हो। वो इस वक्त उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हर दुआ कबूल होने के लिए थोड़ी होती है। उसे पीछे से किसी ने अपने मजबूत हसार में जकड़ते उसके सर्द कपाते वजूद को अपने गर्म शाल में कैद कर लिया था। सुमायरा के हाथ से टॉर्च छूटकर ज़मीन बोस हुई थी। वो बिना पलटे ही उसके सितमगर का लम्स महसूस करती उसका हिसार तोड़ने के लिए मचलने लगी थी। अर्धशेर के सीने में कोहनियों से वार करते उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर अर्धशेर इंतहाई मोहब्बत से उसका हर वार सहता उसे अपने वजूद में सिमटने की कोशिश करने लगा था। अर्धशेर ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। सुमायरा किसी जख्मी शेरनी की तरह उस पर हमलावर होते उसकी गर्दन को अपने नाखूनों से बुरी तरह छलनी कर गई थी। इन सब के बावजूद अर्धशेर इंतहाई नरमी से उसे अपनी बाहों में समेटता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। छोड़ो मुझे वतीरा अर्धशेर मक्सी, शदीद नफरत महसूस हो रही है तुमसे, घिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। एक घटिया इंसान हो तुम। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया तुमने। तुम एक बुज़दिल मर्द हो, जो ना अपने दादा के आगे बोल सकता है और ना अपने उस कातिल चचा का कुछ बिगाड़ सकता है। नफरत है मुझे तुम से, और शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की, जो किसी सूरत इस काबिल नहीं है। मोहब्बत के क्या तुम तो मत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। कोई मर्द इतना बुज़दिल नहीं देखा मैंने, जो दिन के उजाले में अपने दादा और चचा के खौफ से अपनी बीवी को धुतकार देता है और रात के अंधेरे में अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस नामनहाद वडेरे को अपनी उसी बीवी की तलब होती है। सुमायरा बेडरूम में आते ही चीख उठी थी। अर्धशेर उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता जब से लाल हुई आंखों से अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान के मुंह से रूह को छलनी करते अल्फाज सुन रहा था। वो जानता था सुमायरा उससे गुस्सा है, मगर वो इसके बारे में ऐसा सोचती है अर्धशेर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। 5 साल 4 माह और 20 दिन हो चुके हैं हमारी शादी को।
किसी दिन अपने नफ्स की आग बुझाने में तुम्हारे करीब आया हूँ। तुम पर हक होने के बावजूद आज तक तुम्हारी इजाज़त के बगैर ना तुम्हारे करीब आया ना तुमसे अपना हक वसूला। फिर किस बुनियाद पर तुम मुझे नफ्स परस्त कह सकती हो? अर्धशेर कदम कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ाता। उसकी सुर्ख आंखें उसके अंदर उठते तूफान का पता दे रही थी, मगर समारा इस वक्त न जाने किस कैफियत के ज़ेरे असर थी कि उसे अर्धशेर मक्सी के चेहरे का दर्द दिखाई ही नहीं दिया था। वो साकत सी अपनी जगह पर खड़ी थी। अर्धशेर उसे 2 कदम के फासले पर आकर रुक गया था। उसका पथरीला चेहरा बता रहा था कि वो अब इन 2 कदमों को फासला तय करने का इरादा नहीं रखता था। उसके सामने खड़ी उसकी मोहब्बत ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो इस वक्त जिस अज़ियत भरे वक़्त से गुज़र रहा था, इसमें उसे सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, मगर उसके लाइफ पार्टनर उस पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं थी। क्या चाहती हो तुम? अर्धशेर ने होंठ खींचते बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। उसके दो टोक अंदाज पर समारा पल भर के लिए गड़बड़ा गई थी। इस हवेली से जाना चाहती हूँ और आपकी ज़िंदगी से भी। यह अल्फाज़ अदा करते समारा की आंखों में नमी तैर गई थी। उसका दिल चीख चीख कर उसके फैसले से इनकारी था, मगर वो दिल की हर सदा पर कान बंद किए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुनना चाहती थी। 7 दिन दे दो मुझे, इसके बाद जहाँ तुम जाना चाहोगी जा सकती हो, मगर 7 दिन बाद। अर्धशेर के इतनी आसानी से मान जाने पर समारा को हैरत का शदीद झटका लगा था। वो इतनी आसानी से उसे खुद से दूर क्यों जाने दे रहा था? समारा अपनी गलती होने के बावजूद इस सोच पर भी उसी से ही खफा हुई थी। माविश जैसी खिदमतगुजार बीवी जब पास मौजूद है तो मेरी भला क्या ज़रूरत होगी? इन वडेरों को ऐसी गूंगी और खिदमतगुजार बीवियाँ ही तो चाहिए। समारा दिल ही दिल में खुद से उलझना शुरू हो चुकी थी। उसे अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो चाहती क्या है। एक तरफ वो अर्धशेर से शदीद नफरत का इजहार करती, उस पर क्या क्या इल्ज़ामात लगा चुकी थी, वहीं दूसरी जानब उसकी जानब से ज़रा सी बेअतनाई जताने पर वो खुद शदीद बेचैनी का शिकार हुई थी। जा सकती हो तुम। अर्धशेर की गंभीर सर्द कमरे की फिजा में गूंजी थी। समारा एक निगाह उसके पथरीले गज़बनाकी की हद तक सख्ती से भींचे नकूश पर डालती दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। अर्धशेर सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाता होंठों में दबा गया था। समारा ने पलट कर अर्धशेर की जानिब देखा था। उसे इस दरारी कैफियत में अपनी पेशानी में सलते देख समारा के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो मजीद वहाँ एक पल भी नहीं ठहर पाई थी। बेड पर आकर लेटते अर्धशेर को कहा अपना एक एक लफ्ज़ उसके कानों में गूंजता उसके दिल को बुरी तरह मलामत करने लगा था। दूसरी जानिब अर्धशेर मक्सी की पूरी रात सिगरेट फूंकते तड़पते गुजर गई थी। समारा के नफरत में डूबे अल्फाज याद आते उसे नए सिरे से तपती भड़कती आग में सुलगा जाते थे।